एक गांव में मधु सिंह नाम का किसान रहता था। मधु सिंह की 2 बेटियां थी, श्वेता और काजल। श्वेता दूध की तरह गोरी थी और काजल का रंग गहरा था। गोरी और सुंदर होने के कारण श्वेता काजल की माँ श्वेता को ज्यादा प्यार करती थी। कल मैं अनारकली मौसी के घर गई थी। सुनार श्यामलाल का बेटा हमारी श्वेता से विवाह करना चाहता है। श्वेता के लिए पहले भी कई जगह से रिश्ते आ चुके हैं। हमें श्वेता की शादी के लिए कुछ दान दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन काजल की शादी में बहुत मुश्किल आएगी। माँ, मेरी शादी जरूर राजा के बेटे से होगी। अपने परिवार में हम 3 लोग गोरे हैं। ये काजल कलूटी पता नहीं कैसे हमारे घर में पैदा हो गई। कहीं आप और पिताजी इसे कहीं से उठा कर तो नहीं लाए थे? पिताजी, देखिए ना, ये मेरे बारे में कह रही है। मेरे काले होने में भला मेरा क्या दोष? श्वेता बेटी, तुम्हें अपनी बहन का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जीवन में मूल्य अच्छे कर्मों का होता है, शारीरिक सुंदरता का नहीं। मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ, कौन मेरे साथ चलेगा? हमेशा काजल ही अपने पिता के साथ खेत पर उनका हाथ बटाने जाती, क्योंकि श्वेता को डर रहता कहीं उसके हाथों और पैरों में मिट्टी ना लग जाए और उसकी सुंदरता कम ना हो जाए। कुछ महीनों बाद मधु सिंह बीमार पड़ गया। उसने अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर कहा, श्वेता और काजल, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठानी पड़ेंगी। तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। श्वेता और काजल के पिता ने उन्हें एक पंखा दिया। एक साधु ने मुझे ये जादुई पंखे दिए थे। तुम दोनों को खेत में शारीरिक श्रम ना करना पड़े, इसलिए मैं ये पंखे तुम्हें दे रहा हूँ। पंखे को 1 बार हिलाने पर धूप निकल आती है, 2 बार हिलाने पर वर्षा होने लगती है और 3 बार हिलाने पर आंधी तूफान आ जाता है। फसल के लिए जैसी जरूरत हो उस हिसाब से इसका उपयोग करना। अपने पिताजी के मरने के बाद श्वेता और काजल अपने अपने हिस्से का खेत संभालने लगी। गेहूं की खेती के लिए धूप की जरूरत होती, तो वे दोनों मौसम खराब होने पर 1 बार पंखा झल देती और तेज धूप निकल आती। चावल की खेती के लिए बारिश की जरूरत होती, 2 बार पंखा हिलाकर दोनों अपने खेतों में बारिश करा देती। 3 बार पंखा हिलाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन श्वेता जब किसी बाग में आम तोड़ने जाती तो एक आम गिराने के लिए पंखे को 3 बार हिला देती। तेज आंधी आती और पूरे बाग के आम गिर पड़ते। काजल ने एक दिन उससे कहा, श्वेता, एक आम तो तू पेड़ पर चढ़कर भी तोड़ सकती है। एक आम के लिए सारे आम क्यों बर्बाद कर देती है? चुप कर काजल कलूटी, मैं पेड़ पर चढ़ूंगी तो मेरे हाथ पैर में खरोच भी आ सकती है। मुझे अपनी सुंदरता का ख्याल रखना पड़ता है, तेरी तरह मजदूर थोड़ी ना बन जाऊंगी। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। राजा युद्ध के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वे किससे मदद मांगे। श्वेता और काजल ने जादुई पंखे से अपने अपने खेतों में बारिश करा ली थी। काजल को गांव वालों पर तरस आ रहा था। उसने गांव वालों के पास जाकर उन्हें जादुई पंखे के बारे में बता दिया। तुम लोग एक एक करके ये पंखा इस्तेमाल कर सकते हो और अपने अपने खेत में बारिश करा सकते हो। एक पंखा इतने सारे गांव वालों के लिए काफी नहीं था, इसलिए कुछ गांव वाले श्वेता के पास जादुई पंखा मांगने पहुँचे। जाओ यहाँ से, मैं अपना पंखा नहीं दूंगी। गर्मी से मेरी त्वचा सूखी जा रही है, इसलिए मैं अपने घर पर भी पंखे से बारिश करा रही हूँ। आखिरकार गांव वालों को काजल का पंखा लेने के लिए ही अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। कुछ दिनों बाद राजा जब लौट आया तो उसने गांव वालों से माफी मांगी और उनके मुंह से सारी बात सुनी। राजा ने काजल को अपने पास बुलाया। श्वेता भी उसके पीछे पीछे गई। काजल, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मेरी अनुपस्थिति में तुमने गांव वालों की बहुत मदद की है। क्या तुम मेरे बेटे से विवाह करना चाहोगी?
काजल कुछ कह पाती, इससे पहले ही श्वेता बीच में कूद पड़ी और बोली, श्रीमान, काजल जैसी काली दिखने वाली लड़की गोरी राजकुमार के लायक नहीं है। मुझ जैसी गोरी और सुंदर लड़की ही राजकुमार के योग्य है। जीवन में मूल्य अच्छे कर्मों का होता है, शारीरिक सुंदरता का नहीं। मैं गांव वालों से सुन चुका हूं कि तुम स्वार्थी और घमंडी हो, जबकि तुम्हारी बहन दयालु और परिश्रमी है। आगे चलकर मेरा बेटा राजा बनेगा और राजा की पत्नी को बहुत से काम देखने पड़ते हैं। इसलिए काजल जैसी परिश्रमी लड़की ही हमारी बहू बनने योग्य है। काजल की राजा के बेटे से शादी हो जाती है और श्वेता मुंह फुलाए रह जाती है। खड़गपुर नाम के गांव में ढोंडू नाम का नमूना रहता था, जो किसी की सुनता नहीं था, हमेशा अपनी मनमानी करता था और फंस जाता था। क्यों रे ढोंडू, कैसी है भैंस की तबीयत? चाचा, भैंस तो मर गई। क्या डॉक्टर को नहीं बुलाया था? डॉक्टर आता तो 200-400 का खर्चा हो जाता। अरे पागल, अब 2 लाख का नुकसान हो गया, उसका क्या? मनमानी करेगा तो नुकसान मिलेगा। गर्मियां शुरू होने वाली थीं। ढोंडू ने वाटरमेलन की खेती करनी चाहिए। बाजार से बीज लेकर आया और खेत बो दिए। कंपोस्ट और सिंचाई का भी अच्छे से ख्याल रखा और कुछ दिनों बाद खेत में वाटरमेलन की बेल फैलने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ढोंडू खेत आया तो उसने देखा एक भी बेल को फल नहीं लगा था। ये देखकर ढोंडू परेशान हो गया। बीज ही नकली था, एक भी फल नहीं आया। अब तो सारे बेल उखाड़ फेंकने होंगे। ऐसा कहकर ढोंडू सारी बेल उखाड़कर फेंकने लगा। एक आखिरी बेल बची थी। ढोंडू उसे भी उखाड़ने वाला था कि उसकी नजर बेल पर लटके एक छोटे वाटरमेलन पर पड़ी। ये बेल रहने देता हूँ, फल बड़ा हो जाएगा तो खाने के काम आएगा। ऐसा कहकर ढोंडू घर चला आया। कुछ दिन बीत गए। बेल पर लटका वाटरमेलन बड़ा होने लगा, रोज रोज बढ़ने लगा, हद से ज्यादा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पहाड़ जैसा बड़ा हो गया। ढोंडू खेत आया तो वाटरमेलन को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी खुशी आसमान छू गई। वाटरमेलन पर चढ़कर ढोंडू नाचने लगा और चिल्लाने लगा। ढोंडू की आवाज सुनकर सारा गांव उसके खेत पहुंचा और वाटरमेलन को देखकर चकित हो गया। ये वाटरमेलन है या पहाड़? ऐसा वाटरमेलन जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। फिर क्या था, अड़ोस पड़ोस के गांव में भी बात फैल गई और कुछ व्यापारी वाटरमेलन की बोली लगाने ढोंडू के खेत पहुंचे। बोली लगने लगी और आंकड़ा 2 लाख पर आकर रुक गया। 2 लाख देता हूँ, बेचोगे? पागल हो गए हो क्या? साइज देखी है? साइज ही तो दिक्कत है, काटना पड़ेगा फिर बेचना पड़ेगा, नहीं बिका तो स्टोर करना पड़ेगा। हमारे भी तो खर्चे बढ़ेंगे। 2 लाख में डन कर दो। फिर भी ढोंडू नहीं माना और व्यापारी चले गए। एक दिन ढोंडू अपने दोस्त के वाटरमेलन शॉप पर परेशान बैठा था। उसका दोस्त कस्टमर को वाटरमेलन बेच रहा था। क्यों रे, लाल तो है ना अंदर से? अरे मुझे क्या पता, मैंने क्या अंदर घुसकर देखा है? सुनते ही ढोंडू के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। ढोंडू दोस्त से बोला, लोग वाटरमेलन क्यों खाते हैं?
गर्मी भगाने के लिए? गर्मी भगाने के लिए वाटरमेलन खा सकते हैं तो वाटरमेलन में रह भी तो सकते हैं। फिर क्या, ढूंढू वहां से भागा और कारीगर के साथ खेत पहुंचा। वाटरमेलन में एक हाउस बना दो, लोग इसे खाने नहीं इसमें रहने आएंगे। कारीगरों ने काम शुरू किया। दिन रात काम करते करते एक हफ्ते के अंदर वाटरमेलन में 100-200 कमरे बनकर तैयार हो गए। फिर क्या था, ढोंडू ने जगह जगह वाटरमेलन हाउस की जमकर पब्लिसिटी करना शुरू कर दिया। एक दिन ढोंडू वाटरमेलन हाउस के सामने खड़ा था। तभी वहां एक आलीशान कार आकर रुक गई। कार से एक कपल उतरकर ढोंडू के पास आया। ढोंडू आप ही हो? जी कहिए। हमारी नई नई शादी हुई है। हम अपना हनीमून कुल्लू मनाली नहीं, आपके वाटरमेलन हाउस में मनाना चाहते हैं। एक दिन का कितना चार्ज लगेगा? 2 लाख। फिर क्या था, कपल ने 2 लाख दिए और दोनों वाटरमेलन हाउस में आकर हनीमून मनाने लगे। फिर ढोंडू ने वाटरमेलन हाउस में एक रेस्टोरेंट भी खोला और उसका मुनाफा बढ़ने लगा। बड़े बड़े एक्ट्रेस, क्रिकेटर्स, नेता लोग और फॉरेनर्स हनीमून मनाने वाटरमेलन हाउस आने लगे और ढोंडू अरबपति बन गया। एक दिन एक म्यूजियम के कुछ लोग ढोंडू के पास आए और बोले, हम ये वाटरमेलन हाउस म्यूजियम में रखेंगे। बोलो क्या कीमत चाहते हो? मैं बेचना नहीं चाहता। बेच दो, वैसे भी बरसात में यहाँ कोई नहीं आएगा और ये पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। हम तकनीक से इसे हजारों साल संभाल कर रखेंगे। फिर भी ढोंडू नहीं माना और जो होना था वही हुआ। गर्मियां खत्म होते ही बरसात बरसने लगी और वाटरमेलन हाउस को ताला लगाना पड़ा। अब कोई वाटरमेलन हाउस नहीं आना चाहता था। बरसात की वजह से ढोंडू भी 2 हफ्ते घर में ही कैद रहा। जैसे ही बरसात थम गई, ढोंडू खेत पहुंचा। पहुंचकर उसने देखा वाटरमेलन हाउस जमीन पर गिर चुका था। भयानक बदबू आ रही थी। ये देखकर ढोंडू छाती पीट पीट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया। म्यूजियम वालों की बात मानता तो पैसे भी मिलते और प्रतिष्ठा भी। अब तो सब खत्म हो गया। ढोंडू जोर। इस प्रकार ढोंडू की मनमानी उसकी बर्बादी का कारण बन गई।